जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आपको कुछ पीछे की क्लास का रिवीजन करवाना चाहते हैं, तो उसको देख लेते हैं, फिर आगे की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने पीछे की क्लास में देखा था SN1 और SN2 की अभिक्रियाएं करवाई थी ना। SN1 अभिक्रियाएं और SN2 की अभिक्रियाएं करवाई थी। उसके अलावा हमने कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में लिया था ईवन क्या था, मतलब ईवन क्या था? नाभिक था। ईवन मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन थी ना। अब वही रिएक्शन हमने कल ईवन में पढ़ा था। सबसे पहले ईवन की क्रिया क्या हो रही थी? ईवन की क्रिया में सबसे पहले हेलोजन को बाहर निकाला जा रहा था, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बाहर निकाला जा रहा था। ये भी अभिक्रिया दो पदों में पूरी हो रही थी ना। और SN1 की क्रिया भी क्या दो पदों में पूरी हो रही थी। सबसे पहले कार्बोधनायन का निर्माण किया जा रहा था और फिर न्यूक्लियोफिलिक उसी कार्बोधनायन पर आक्रमण कर रहा था। दो पद थे। SN2 में सेम एक ही पद था, है ना। और वो भी 100% पीछे से आक्रमण कर रहा था। यहाँ तक की बात क्लियर है? हमने 2 दिन में क्या पढ़ा था वो सब कुछ क्लियर है। चलो आज के लेक्चर में हम ईवन के आगे, कल जो पढ़ा था ना, ईवन के आगे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ईवन के आगे ही स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा ईवन में पढ़ेंगे क्या होता है, और फिर उसके बाद ईवन और SN1 ईवन और SN1 दोनों में अंतर देखते हैं क्या होता है और क्या मिलता जुलता है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। हम सबसे पहले हमने बताया कि हम कल की क्लास में ईवन पढ़े थे ना, और आज वही फिर से ईवन के आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। तो ईवन क्या था? एलिमिनेशन रिएक्शन थी। ईवन क्या था? एलिमिनेशन रिएक्शन थी ना। तो हम हेडिंग यहाँ पे डाल देते हैं ईवन। हेडिंग क्या डालते हैं? ईवन डालते हैं, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन फर्स्ट। क्या डालते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन फर्स्ट डालते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं एक अणुक विलोपन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? एक अणुक विलोपन अभिक्रिया। देखो कल हमने विलोपन अभिक्रिया पढ़ी थी ना। अब अगर हमने कल विलोपन अभिक्रिया पढ़ी थी, विलोपन अभिक्रिया को हम क्या कह रहे थे? एलिमिनेशन रिएक्शन कह रहे थे ना विलोपन अभिक्रिया को। तो हमारी विलोपन अभिक्रिया तो है एलिमिनेशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे वन भी लिखा गया ना, तो एक अणुकी मतलब एक अणुक विलोपन अभिक्रिया पढ़ेंगे ना, ठीक है। अब देखो क्या होती हैं, क्या आज पढ़ेंगे। इसमें नया क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला जो इसके लिए पॉइंट यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो होगा दुर्बल क्षार का। किसका? इस रिएक्शन को करवाने के लिए, ईवन की रिएक्शन करवाने के लिए क्या करेंगे? दुर्बल क्षार का उपयोग करेंगे, ठीक है। करेंगे ना। तो रिएक्शन करने से पहले हम इस पॉइंट को लिख भी सकते हैं ना, तो लिख लेते हैं। चलो क्या लिखते हैं? इस अभिक्रिया के लिए हम दुर्बल क्षार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इस अभिक्रिया के लिए हम कहेगा दुर्बल क्षार मतलब कम क्रियाशील क्षार, दुर्बल क्षार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दुर्बल क्षार का प्रयोग करते हैं। चलो भैया, दुर्बल क्षार का प्रयोग। आप देखो कौन सा दुर्बल क्षार होगा? कोई सा भी दुर्बल क्षार। क्षार क्या होता है? अम्ल और क्षार में अंतर पता है? ठीक है। क्षार क्या होता है? क्षार हमें देखने को मिलता है, जहाँ भी OH देखने को मिल जाए समझ लो पदार्थ कैसा होगा? क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा। OH- देखने को मिल जाए, होगा ना। चलो देखते हैं क्या देखते हैं। अब हम कुछ रिएक्शन करने से पहले दुर्बल क्षार के बारे में जान लेते हैं। हमने बताया था ना दुर्बल क्षार के साथ रिएक्शन करवाते हैं, दुर्बल क्षार का प्रयोग करते हैं। तो दुर्बल क्षार के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। भैया लिखते हैं दुर्बल क्षार का काम क्या होता है। दुर्बल क्षार को ही क्यों लेते हैं इस रिएक्शन को करवाने के लिए? तो समझो भैया दुर्बल क्षार का काम क्या होता है। दुर्बल क्षार यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3OH। ये मान लिया दुर्बल क्षार लिया, ये क्षार है ना, OH दिखाई दे रहा क्षार है। अब क्षार, दुर्बल क्षार का काम क्या होगा? क्यों हम दुर्बल क्षार लेते हैं ईवन की रिएक्शन में, है ना। तो इसके कुछ बिंदु होते हैं, वो देख लेते हैं हम। कुछ बिंदु होते हैं जो इसमें सहायक होते हैं अभिक्रिया को करवाने में। वो क्या होते हैं? पहला जो बिंदु होता है वो बिंदु होता है कि भैया जो दुर्बल क्षार है OH- है। क्या है? OH- है। दुर्बल क्षार है जो OH- है, ये क्या करेगा? H+ को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ग्रहण करेगा ना।
भैया क्षार है तो अम्ल को ग्रहण करेगा, तो OH है ना, OH क्या करेगा, H+ को अपनी तरफ खींचेगा, ग्रहण करेगा, करेगा ना। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि H+ को ग्रहण कर सकता है ना, H+ को ग्रहण कर सकता है। कौन, दुर्बल क्षार ग्रहण कर सकता है, ठीक है। अगर क्षार है तो भैया क्या कर सकता है, वो अम्ल को या फिर H+ को अपनी तरफ ग्रहण कर सकता है, खींच सकता है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा दुर्बल क्षार का इस अभिक्रिया को करवाने के लिए मतलब क्या होगा, तो होगा ध्रुवीय विलायक होता है, जो क्षार होता है दुर्बल क्षार क्या होता है, ध्रुवीय विलायक होता है, ठीक है भैया, ध्रुवीय विलायक होता है। और हर एक के बारे में अभी हम पढ़ेंगे विस्तार से, हर एक H+ को क्यों ग्रहण करता है, ध्रुवीय विलायक क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेगा। और तीसरा पॉइंट क्या होता है दुर्बल क्षार में, जो इस अभिक्रिया को कराने में क्या होता है, सहायक होता है। तो तीसरा होता है परावैद्युत पदार्थ, क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ होता है, क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ होता है, परावैद्युत पदार्थ होता है, इस अभिक्रिया को कराने में सहायक होता है। जो परावैद्युत पदार्थ होता है, ये पदार्थ E1 की अभिक्रिया को करवाने में सहायक होता है। कैसे होता है, तो समझो, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, ये प्यार का दुश्मन होता है, काहे का, प्यार का दुश्मन होता है, काहे का दुश्मन होता है, प्यार का दुश्मन होता है। लिख भी देते हैं, ये क्या करता है, प्यार का दुश्मन होता है ना, तो ये तोड़ने का काम करता है। यहाँ पे लिख देते हैं, क्या होता है, प्यार का दुश्मन होता है। इसका बहुत बड़ा योगदान होता है ईवन की अभिक्रियाओं में, ये प्यार का दुश्मन होता है, परावैद्युत पदार्थ होता है ना, ये अभिक्रिया को तोड़ने का काम करता है। चलो देखते हैं क्या देखते हैं। तो दुर्बल क्षार के बारे में कुछ चीज़ें हमने क्या की, डिस्कस कर ली ना। लेकिन एक चीज़ और देखते हैं कि जब हम SN1 की अभिक्रिया करवा रहे थे ना, SN1 की अभिक्रिया में जो पहला स्टेप था, उसमें तो हम क्या कर रहे थे, कार्बोधनायन का निर्माण कर रहे थे। आप अपनी फेयर कॉपी खोल के रखिए, जो हमने पीछे पढ़ाया उसको देखिए। हम वहाँ पर SN1 की अभिक्रियाओं में क्या कर रहे थे कि कार्बोधनायन का निर्माण कर रहे थे, पहले स्टेप में कर रहे थे। दूसरे स्टेप में क्या था कि हम वही कार्बोधनायन पर कौन, न्यूक्लियोफिलिक कोई बाहर से आकर आक्रमण कर रहा था ना। अब ऑटोमेटिक कोई आकर आक्रमण कर रहा है, कोई आकर अपने आप से जुड़ रहा है ना, कोई आकर क्या हो रहा, अपने आप से जुड़ रहा है ना, तो वहाँ पर ऊर्जा कम लगेगी ना कम ऊर्जा। कोई आकर अपने आप से जुड़ रहा है और कोई जोड़ा जा रहा है तो ज़्यादा ऊर्जा आएगी ना। कोई आकर आराम से जुड़ जा रहा है ना, तो वहाँ पर ताप कम देने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम याद करेंगे या नोट करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ लिख देते हैं कि भैया जो SN1 की क्रिया थी ना, SN1 की क्रिया, इसमें कम तापमान की आवश्यकता होती थी, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियोफिलिक आकर अपने आप से जुड़ता था ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके लिए कम तापमान की आवश्यकता होती थी, काहे कि कम तापमान की आवश्यकता होती थी, ठीक है, कम तापमान की आवश्यकता हो गई। अब हम यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं E1 और SN1 में अंतर क्या है, E1 और SN1 में अंतर क्या है। तो हम क्या देख रहे हैं कि SN1 की जो क्रिया हो रही थी ना, उसमें क्या था, न्यूक्लियोफिलिक आराम से आकर जुड़ रहा था अपने आप से, तो कम तापमान की आवश्यकता होती थी। लेकिन E1 में ऐसा नहीं है, जो एलिमिनेशन फर्स्ट है उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या होगा, एलिमिनेशन फर्स्ट में होगा कि भैया सबसे पहले तो किसी भी हैलोजन को बाहर निकाला जा रहा है, और बाहर निकाला गया मतलब ऊर्जा ज़्यादा लगेगी। हाइड्रोजन को निकाला जा रहा है, मतलब बाहर निकाला गया तो मतलब ऊर्जा ज़्यादा लगेगी। तो इसमें क्या होगा, अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, काहे कि अधिक तापमान की आवश्यकता। ये बात अगर क्लियर है, देखो इस चीज़ के लिए ना, इस बात के लिए ना आपको अभी कई बार इस बात को पूछा जाएगा आपसे, और बार बार इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप बिल्कुल याद रखिए, अगर नहीं याद कर रहे हो या फिर याद कर लो ना, कमेंट बॉक्स में आप SN1 कम तापमान, E1 अधिक तापमान, SN1 कम तापमान, E1 अधिक तापमान, कमेंट बॉक्स को भर दो आप कमेंट करते, ठीक है ना। कर दो कमेंट जितने कर पाओ,
ठीक है ना। तो याद रहेगा, कमेंट में देख लेना कि भैया जो SN1 की अभिक्रिया है उसमें कम तापमान की आवश्यकता होती है और जो E1 की अभिक्रिया है उसमें अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। कारण क्या है अभी बताया हमने आपको। ठीक है, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, अब यहाँ तक की अगर बात क्लियर है, अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या है, SN1 और E1 में कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है, हम क्या देख रहे थे कि जो SN1 की क्रिया हो रही थी, SN1 की जो क्रिया हो रही थी उसमें हैलोजन बाहर निकाला जा रहा था SN1 के फर्स्ट स्टेप में। ऐसा था क्या, हाँ था ना। SN1 के फर्स्ट स्टेप में क्या था, कोई भी हैलोजन बाहर निकाला जा रहा था। और E1 में भी पहले स्टेप में हैलोजन बाहर निकाला जा रहा था। तो दोनों में एक बात तो कॉमन है। क्या बात कॉमन है कि SN1 की पहले स्टेप में वहाँ पर भी हैलोजन बाहर निकाला जा रहा था और E1 के भी पहले स्टेप में हैलोजन बाहर निकाला जा रहा था। इस चीज़ को हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया देखो कर लेते हैं डिस्कस। यहाँ से इसको अलग करते हैं, यहाँ से इसको क्या करते हैं भैया, अलग। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दोनों में अंतर क्या है। अंतर देखो, यहाँ पे हम लेते हैं कोई भी कार्बोधनायन ले लेते हैं या फिर एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने ले लिया स्ट्रक्चर और यहाँ पे लगा दिया कोई भी हैलोजन। यहाँ पे हैलोजन की जगह पे हम ब्रोमीन रख सकते हैं क्योंकि हमने अभी बताया SN1 और E1 दोनों की अभिक्रियाओं में हैलोजन बाहर निकाला जा रहा था। कॉमन की बात लिख लेते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। इतना लिख लिया और इतना लिखने के बाद क्या करेंगे भैया, इतना लिखने के बाद हम अभिक्रिया करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे, अभिक्रिया को तोड़ने का काम करेगा। यहाँ पे देखो ना भैया, प्यार का दुश्मन जो होगा ना वही तो तोड़ने का काम करेगा ना वीरू। हाँ ठीक है। अगर कोई किसी अभिक्रिया को तोड़ने का काम कर रहा है ना तो उस अभिक्रिया का वो क्या कहलाता है, उस अभिक्रिया का क्या कहलाता है, वो होता है मतलब उस अभिक्रिया को तोड़ने वाला या फिर बोल सकते हैं परावैद्युत पदार्थ। अगर इस अभिक्रिया को कोई तोड़ने का काम करेगा तो क्या होगा, परावैद्युत पदार्थ होगा। और परावैद्युत पदार्थ क्या है भैया, परावैद्युत पदार्थ क्या है, दिखाई दे रहा कुछ। कौन तोड़ने का काम करेगा, इस अभिक्रिया में से हैलोजन को तोड़ने का काम कौन करेगा, प्यार का दुश्मन कौन है भैया, यही क्षार है, दुर्बल क्षार। ये दुर्बल क्षार क्या करेगा ना भैया, यही दुर्बल क्षार इस अभिक्रिया में से हैलोजन को तोड़ने का काम करेगा। देख लो भैया, देख लो बेटवा, देखो यही हैलोजन टूटेगा। क्या होगा, ये हैलोजन टूटेगा। यहाँ से कौन तोड़ेगा दुर्बल क्षार जो हमने लिया था, CH3OH लिया था ना, CH3OH लिया था। यही दुर्बल क्षार क्या करेगा, इस हैलोजन को तोड़ने का काम करेगा ना भैया, करेगा। हाँ, अगर करेगा तो फिर प्राप्त क्या होगा, अब यहाँ से ये जो हैलोजन है ना वो टूट कर कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। और बचेगा क्या, CH3 बचेगा, CH बचेगा ना यहाँ से, और फिर से CH3। कैसा हेलोएल्केन है, ये है 2 डिग्री हेलोएल्केन। क्योंकि इस नंबर पे 2 कार्बन की श्रृंखलाएं हैं तो क्या लिखेंगे, 2 डिग्री हेलोएल्केन लिख लेंगे इसको। ठीक है भैया, लिख सकते हैं 2 डिग्री हेलोएल्केन है। इसमें से क्या होगा, अभी यही ब्रोमीन किसकी उपस्थिति में, प्यार का दुश्मन कौन है यहाँ पर, प्यार का दुश्मन कौन है, वही दुर्बल क्षार जो हमने लिया था। और यही दुर्बल क्षार क्या करता है, इसमें से हैलोजन को तोड़कर बाहर निकाल देता है, हैलोजन को तोड़कर बाहर निकाल देता है। देखो हैलोजन को तोड़ के बाहर निकाल दिया ये। अच्छा, यहाँ पर हमें देखो, यहाँ से जैसे हैलोजन को तोड़ के बाहर निकालेगा तो इस कार्बन का ये जो बॉन्ड होगा टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर प्लस का पॉजिटिव चार्ज आएगा ना भैया, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा हमें कुछ देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कुछ, हाँ मिल रहा है ना। 2 चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्या चीज़ें, एक तो SN1 का पहला स्टेप, देखो यही था, SN1 के पहले स्टेप में यही बताया गया था कि भैया हैलोजन को तोड़कर बाहर कर दिया जाता है
और जो कार्बन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देखो हेलोजन को तोड़कर बाहर कर दिया जाता है और जिस कार्बन पर हेलोजन लगा होता है उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। SN1 के पहले स्टेप में यही बताया गया था ना भैया, बताया गया था ना, हाँ बताया गया था। दूसरी चीज़ क्या देखने को मिलती है, दूसरी चीज़ भी ये देखने को मिलती है भैया, इवन के पहले स्टेप में क्या बताया गया था, इवन के पहले स्टेप में यही बताया गया था कि पहले तो हेलोजन टूटकर बाहर जाता है भैया। देखो ना भैया, यहाँ से क्या हो रहा है, हेलोजन टूटकर पहले स्टेप में बाहर जा रहा है ना, तो दोनों में क्या कॉमन मिला हमें, दोनों में क्या कॉमन मिला, दोनों में कॉमन मिला कि जो हेलोजन है वो टूटकर बाहर जा रहा ना। तो क्या लिखेंगे इसमें, एक लाइन में हम लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक का स्टेप जो भी है SN1 तथा इवन में सेम है ना। तो यहाँ तक का जो स्टेप है भैया, ये जो स्टेप है ना, यही स्टेप ये क्या है, इवन और SN1 में एक जैसा है। तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखें स्टेप, यहाँ तक स्टेप क्या है, SN1 एवं इवन में क्या है भैया, एक जैसे हैं या सेम है ना, एक जैसे दोनों में क्या मिल रहा है हमको, अंतर देखने को मिल रहा है क्या, नहीं, अंतर देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा, बिल्कुल अंतर नहीं मिल रहा, एक जैसे दिखाई देते हैं हमको, दिखाई देते हैं ना एक जैसे। SN1 का पहला स्टेप और इवन का पहला स्टेप एक जैसा दिखाई देता है ना, झूठ नहीं बोलना, एक जैसे दिखाई देते हैं ना, हाँ दिखाई देते हैं। नोट करो इसे और मज़ा आने वाला है आगे, नोट करो फिर बताते हैं, नोट करो। यहाँ तक नोट किया भैया, नोट किया, ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत मज़ा आने वाला आज की क्लास में, एकदम भर के मज़ा है, क्या है, एकदम भर के मज़ा है। देखो यहाँ तक स्टेप SN1 और इवन का पहला स्टेप सेम था। अब दूसरे स्टेप की बात कर लेते हैं, मिटा दें, अगर नोट कर लिया तो मिटा दें इसको, लेकिन इसको कॉपी में खोल के बैठना, क्योंकि आगे समझ यहीं से आएगा ना, यहीं से आएगा। चलो इसको मिटा देते हैं, देखो आगे अभी होता है क्या, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन एक चीज़ से आपके हम दुखी हैं भैया, एक चीज़ से दुखी हैं, कौन सी चीज़, आप लोग ना अब वीडियो उतना पसंद नहीं करते हो, हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ना वो डाउन होता जा रहा है, थोड़ा और प्यार बढ़ाइए ना, और ज़्यादा मज़ा आएगा हमारे वीडियो को देखते हुए, हमसे पढ़ते हुए और ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए ना हमारे अतीक सर जी इतनी मेहनत करते हैं, आपको इतने बढ़िया गाने ला के सुनाते हैं, अरे वाह, अतीक सर जी के गानों की बात ही अलग है। चलो यहाँ तक की अच्छा बात खत्म हुई, चलो देखते हैं अब दूसरे स्टेप में क्या होगा। हमने दोनों का स्टेप नंबर फर्स्ट तो देख लिया, इवन और SN1 का स्टेप नंबर फर्स्ट तो देख लिया, लेकिन अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। देखो क्या होगा। अच्छा, हमने क्या हुआ था, स्टेप नंबर फर्स्ट में एक चीज़ देखा था, कार्बोधनायन का निर्माण, कार्बोधनायन का निर्माण। देखो क्या देखा था, हमने देखा था यहाँ पे 2 डिग्री एल्किल समूह था, ठीक है भैया, CH3 पे लगा था Br, ठीक है, ये था, यहाँ पे क्या था, 2 डिग्री हेलोएल्केन था, कैसा था, 2 डिग्री हेलोएल्केन था ना, 2 डिग्री हेलोएल्केन, ठीक है। इसी 2 डिग्री हेलोएल्केन को क्या करवाया था, इसमें ही क्या था, प्यार का दुश्मन आ गया था ना, कौन सा प्यार का दुश्मन, CH3OH, जो हमने दुर्बल छाड़ लिया था। इसने क्या किया था, इसने इस ब्रोमीन को, इस वाले बॉन्ड को क्या कर दिया था भैया, ब्रेक कर दिया था, तोड़ दिया था, और क्या बनाया था, CH3 CH और CH3, और इस पे ले आए थे प्लस चार्ज, और ब्रोमीन बिचारी को कर दिया था बाहर, कर दिया था ना, यही तो हमें प्राप्त हुआ था ना अभी पहले स्टेप में, ठीक है। यहाँ पे कार्बोधनायन का निर्माण हो रहा था, ना पहले स्टेप में। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है देखते हैं, दूसरे स्टेप में क्या होता है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, इसी कार्बोधनायन पे क्या हो रहा था, SN1 में इस कार्बोधनायन का क्या हो रहा था, और इवन में इस कार्बोधनायन का क्या हो रहा था, इसको देखते हैं। तो यहाँ तक की बात, इसको 2 डिग्री ऊपर लिख देते हैं, अगर दिखाई देगा तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 डिग्री हेलोएल्केन RX, ठीक है। इसको खींचते हैं लाइन, और इसी के बाद में स्टार्ट करते हैं दूसरे स्टेप में। हमने किया था कार्बोधनायन का निर्माण, किया था काहे का, यहाँ पे बीच में लिखते हैं कार्बोधनायन का निर्माण, CH3 CH और CH3 का। और
इसका निर्माण किया था ना। लेकिन अगर आप लोग बुरा ना मानो, तो क्या करें, इस CH3 में से एक हाइड्रोजन निकाल लें हम। निकाल लो भैया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख देते हैं। लिख लिया, आसानी होगी ना पढ़ने में। देखो यहाँ पे था धनायन, पॉजिटिव चार्ज था इस कार्बन पे। अब होता क्या है भैया, एक स्टेप में तो हम पढ़ लेते हैं SN1 और एक स्टेप में पढ़ लेंगे E1। पढ़ लेंगे, पढ़ लो भैया, पढ़ लो। देखो क्या पढ़ोगे, पहले वाले स्टेप में पढ़ेंगे SN1, क्या पढ़ेंगे SN1, और दूसरे स्टेप में पढ़ेंगे E1। इसमें पढ़ लेंगे हम SN1, क्योंकि हम काहे की बात कर रहे हैं, हम बात काहे की कर रहे हैं, स्टेप नंबर 2 की। मतलब हमने स्टेप नंबर 1 क्लियर कर लिया, SN1 का और E1 का कर लिया ना। अब स्टेप नंबर 2 क्लियर करेंगे, किसका, SN1 का और E1 का, ठीक है ना, स्टेप नंबर 2। चलो देखते हैं, यहाँ पे हम SN1 का स्टेप नंबर 2 क्लियर करेंगे और यहाँ पे क्लियर करेंगे E1 का स्टेप नंबर 2 क्लियर। बात क्लियर है, ठीक है ना, ठीक है। देखो क्या करते हैं, जो SN1 था, एक चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी, जो SN1 था, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कमेंट बॉक्स भर दो, अगर भरोगे नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा, भर दो। SN1 में क्या था, SN1 में था कि हमें उस अभिक्रिया को करवाने के लिए तापमान की आवश्यकता पड़ती थी। और कौन से तापमान, कमेंट करो, कौन से तापमान की, कम तापमान की, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक आकर कार्बन आयन से जुड़ रहा था, न्यूक्लियोफिलिक आ रहा था, कार्बन आयन से जुड़ रहा था, कम तापमान की आवश्यकता। SN1 में क्या हो रहा था, कम तापमान की आवश्यकता हो रही थी, काहे की, कम तापमान की। और SN2 में E2 में हो रही थी भैया अधिक तापमान की आवश्यकता, क्योंकि हाइड्रोजन बाहर निकाला जा रहा था, हो रही थी। ठीक है भैया, ठीक है। देखो अब क्या देखते हैं स्टेप नंबर 2 के। हमने क्या बताया था अभी, स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ था, स्टेप नंबर 2 यहाँ पे लिख भी दें, क्या लिख दो। स्टेप नंबर 1 की बात क्लियर हो गई और स्टेप नंबर 2 की बात क्लियर करेंगे, SN1 की, और स्टेप नंबर 2 की बात क्लियर करेंगे, काहे कि भैया E1 की करें। ठीक है, देख लो करते। SN1 में स्टेप नंबर 2 में क्या था, कार्बोधनायन पर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा था ना। लेकिन E1 में क्या था, E1 में ऐसा नहीं था। E1 का जो भी दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन था वो बाहर जा रहा था, बाहर निकल रहा था ना, हाँ निकल रहा था। लिख सकते हैं, लिखो क्या लिखोगे। इसमें SN1 में क्या हो रहा था, SN1 में हो रहा था नाभिक रागी का आक्रमण, मतलब न्यूक्लियोफिलिक का आक्रमण हो रहा था। तो लिख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक का आक्रमण हो रहा था। भैया हो रहा था तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक क्या था, बहुत खतरनाक था ना। न्यूक्लियोफिलिक तो बहुत खतरनाक था, क्या कर रहा था, आक्रमण कर रहा था, हेलोजन को बाहर निकालकर खुद घुसा जा रहा था ना। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक का आक्रमण हो रहा था। और किसमें, E1 में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन बेचारा निकाला जा रहा था। E1 में क्या हो रहा था, दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन H+ क्या हो रहा था, निकाला जा रहा था। क्या लिखेंगे, H+ निकाला जाता है। देखो दोनों में अंतर क्या है स्टेप नंबर 2 में, कि भैया स्टेप नंबर 2 में SN1 में न्यूक्लियोफिलिक का आक्रमण हो रहा था, किस पर, कार्बोधनायन पर। और स्टेप नंबर 2 में E1 में क्या था कि H+ को बाहर निकाला जा रहा था। स्टेप नंबर 1 E1 में क्या था कि हेलोजन को बाहर निकाला जा रहा था, और स्टेप नंबर 2 में H+ को बाहर निकाला जा रहा था ना, कल था ना, हाँ बहुत बढ़िया। देखो अब क्या होता है, नाभिक रागी कोई भी नाभिक रागी लेते हैं, कोई भी नाभिक रागी एक अभिकर्मक लेते हैं, तो नाभिक रागी कोई एक अभिकर्मक ले लो। हमने यहाँ पे लिया आज दूसरा अभिकर्मक लेते हैं नाभिक रागी, कौन सा, CH3O-, ये लेते हैं, ये एक अभिकर्मक ले लिया नाभिक रागी। अब यही नाभिक रागी क्या करेगा, इसी कार्बोधनायन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। यही नाभिक रागी क्या करेगा, इस कार्बोधनायन पर अटैक करेगा, क्या करेगा, अटैक करेगा। और अटैक करके क्या बनाएगा भैया, इसी कार्बोधनायन का जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री था ना, पॉजिटिव चार्ज था, इसी इलेक्ट्रॉन को करेगा ग्रहण और इसमें घुस जाएगा ना, क्योंकि हमने बताया था स्टेप नंबर 2 में 50% चांस था कि जो नाभिक रागी है, जो न्यूक्लियोफिलिक है, वो 50% आगे से आक्रमण कर सकता था और 50% पीछे से कर सकता था। देखो क्या होगा इसमें, इसी
कार्बन आयन में, CH3 CH में और CH2 में, यहाँ पे CH3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी पर लगाए ना कार्बन आयन, यही कार्बन आयन है ना, इस पर आकर कौन जुड़ेगा, ये वाला हमारा जो भी न्यूक्लियोफिलिक था सिंगल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ेगा, OCH3 जुड़ जाएगा ना। बात क्लियर है ना। SN1 के स्टेप नंबर 2 में क्या था, स्टेप नंबर 2 में था, SN1 के स्टेप नंबर 2 में क्या था कि भैया कोई भी न्यूक्लियोफिलिक कार्बन आयन पर आक्रमण कर रहा था। न्यूक्लियोफिलिक क्या हो रहा था भैया, यही तो न्यूक्लियोफिलिक है, और यही न्यूक्लियोफिलिक क्या कर रहा था SN1 के दूसरे स्टेप में कि एक कार्बन आयन पर आक्रमण कर रहा था, और आक्रमण करके क्या हो रहा था, उससे जुड़ जा रहा था। देखो यहाँ पे जोड़ दिया हमने कार्बन आयन में, उसी न्यूक्लियोफिलिक को जोड़ दिया ना। E2 में क्या हो रहा था, सॉरी E1 के दूसरे स्टेप में क्या हो रहा था, देख लो ना क्या हो रहा था, यहाँ पे लिखा भी है H+ निकाला जाता है भैया, यही है ना हमारा कार्बन आयन, और इसी कार्बन आयन में बेचारा है जो हाइड्रोजन होता है ना, ये भी बाहर निकाल दिया जाता है, ये भी क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। देखो कैसे निकाला जाता है, क्या बचता है, CH3 और CH2, यही बचता है ना। इस पर पहले से पॉजिटिव चार्ज था भैया, इस पर क्या था, पहले से पॉजिटिव चार्ज था ना। और क्या होता है, ये हाइड्रोजन और निकाल दिया जाता है, ये हाइड्रोजन क्या किया जाता है, और निकाल दिया जाता है। और जब हाइड्रोजन और निकाल दिया जाता है ना बाहर, तो इस पर भी एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है मतलब दोनों कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। कहता भैया हाइड्रोजन कहता है कि जा रहा हूँ भैया, हम छोड़ के आपको जा रहे हैं, आपको जा रहे हैं ना, जी लो जिंदगी और बना लो एक दूसरे के साथ एक और बॉन्ड। देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हमने बताया था E1 में पहले स्टेप में क्या होता है, कोई भी हैलोजन बाहर निकाला जाता है, और दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन बाहर निकाला जाता है ना। संतृप्तता से असंतृप्तता की ओर बढ़ता है E1। देखो यहाँ पे संतृप्त था ना सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, डबल बॉन्ड, मतलब असंतृप्तता की ओर जा रहा है कौन, कार्बन जा रहा है ना। बात क्लियर है ना भैया, बात क्लियर है या नहीं, बस इतना बता दो हमें, बात क्लियर है या नहीं, बात क्लियर है। अभी E1 की बात क्लियर नहीं हुई है। और देखो जैसे इसी E1 में इस वाले कार्बन आयन पर अभी हमने क्या लिया था, दुर्बल क्षार लिया था ना भैया। इसमें अगर दुर्बल क्षार के साथ करवाई थी ना, तो इसमें भी क्या करेंगे, दुर्बल क्षार लेंगे ना। ले लो भैया दुर्बल क्षार, देखो क्या होता है, CH3OH ले लिया, दुर्बल क्षार की उपस्थिति में करवाई। ध्यान से समझो, हमने E1 के पहले स्टेप, E1 में क्या पढ़ा था, पहला पॉइंट पढ़ा था कि भैया छोटे छोटे पदार्थ बाहर निकलते हैं, पढ़ा था छोटे छोटे पदार्थ बाहर निकलते हैं ना, हाँ निकलते हैं छोटे छोटे पदार्थ। और कैसे निकलते हैं, देखो इस CH3OH पे जो ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड से आगे पीछे जुड़ा है, इसके दो युग्मित इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, ऑक्सीजन के फ्री है ना, हाँ फ्री है। अगर फ्री है तो क्या होगा, कहेगा भैया ये हाइड्रोजन कहेगा हम ऐसे निकल कर बाहर कहाँ जाए, किसी के साथ तो जुड़वा दो हमें, क्या होगा, किसी के साथ तो हमें जोड़ दो। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इसी दुर्बल क्षार के इस ऑक्सीजन से, एक ऑक्सीजन से क्या करेगा भैया, बॉन्ड बना लेगा। क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। लेकिन एक जो इसका ऑक्सीजन बनेगा ना, उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो ये क्या बन गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया ना श्रृंखला। लेकिन उसके बाद बचेगा क्या, CH3OH बचेगा ना, क्या बचेगा, CH3OH बचेगा ना भैया। और एक हाइड्रोजन आकर और जुड़ेगा यहाँ पे ऑक्सीजन से, इसके जो युग्मित इलेक्ट्रॉन थे ना, इससे एक और बॉन्ड बनाएगा। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन पहले से था, ये वाला जो टूटा ना, इससे आकर जुड़ गया। अब क्या देखने को मिल रहा है भैया, क्या देखने को मिल रहा है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन लिया इसने, एक फ्री हो गया। अब इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, आ जाएगा ना। तो हमने E1 के पहले स्टेप में क्या पढ़ा था, पहले स्टेप में या फिर पहले ही पॉइंट में पढ़ा था कि छोटे छोटे पदार्थ निकलते हैं, संतृप्तता से असंतृप्तता की ओर जाता तो है, लेकिन उसके अलावा छोटे छोटे पदार्थ भी बचते हैं। देखो ना भैया, देखो ना इधर क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, छोटे छोटे पदार्थ। हम संतृप्तता से असंतृप्तता की ओर आ रहे हैं ना, और बच क्या रहा है, छोटे छोटे पदार्थ बच रहा है ना। इसको नोट करो और बताते हैं आपको कुछ, नोट करो और बताते हैं। देखो
यहाँ तक बात क्लियर है ना बबुआ? बात क्लियर है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। कल तो गर्दा नहीं उड़ाए थे, लेकिन आज गर्दा उड़ा दिए, सब के सब गर्दा उड़ा दिए। यहाँ तक अगर समझ आया है, हमने कल बताया था आपको टॉपिक हार्ड है लेकिन है बहुत बढ़िया। क्या है भैया? टॉपिक हार्ड है लेकिन है बहुत बढ़िया, मज़ा आता रहेगा। तो आज हम केवल इतना ही रखेंगे, आज केवल इतना ही रखेंगे। इसके आगे की बात अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना? लेकिन उसके पहले आपको बता दें, ये जो किया है ना, अगर आपको समझ नहीं आता है, जो पढ़ाया हमने अगर समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, और अगर नहीं आता है तब भी हम आपको कल क्या करेंगे, अगले लेक्चर में पहले रिवीजन करवाएंगे एक बार, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। बात क्लियर है? लेकिन आप डे बाय डे अगर हमसे पढ़ते रहोगे तब समझ आएगा। केमिस्ट्री है भैया, आएगी कैसे नहीं, है ना? ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद।